बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफजल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से कुछ ख़बरें हैं, कुछ ख़बरें मुल्की मंजरनामे से हैं। एक एक करके आपके साथ शेयर कर देता हूं। ख़बरों और तबसरों की जानिब बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं सबसे पहली ख़बर की जानिब। वो है इमरान ख़ान से रिलेटेड। आपको पता है नाज़रीन कि इमरान ख़ान को जेल में 600 दिन हो गए और हमारी रियासत ये कहती है कि इमरान ख़ान फितना है, इमरान ख़ान दहशत गर्द है, इमरान ख़ान ने इस मुल्क को जो है अनसर्टेनिटी की तरफ धकेल दिया है। कभी ये कहा जाता है कि यहूदियों का एजेंट है, बाहर जाते हैं तो कहते हैं जी तालिबान ख़ान है। तो कोई इल्ज़ाम रह नहीं गया कि जो ख़ान साहब पे ना लगाया गया हो। तो अब नाज़रीन, ख़बरें ये आ रही हैं आलमी मंजरनामे से कि इमरान ख़ान साहब को नोबल पीस प्राइज़ के लिए जो है नामज़द कर दिया गया है। ये एक बड़ी खुशाइंद ख़बर है। इससे पहले आपको याद होगा नाज़रीन कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के लिए नामज़द किया गया था ख़ान साहब को। इस मरतबा जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा अमन एवार्ड है नोबल पीस प्राइज़, उसके लिए नामज़द कर दिया गया है। ये दूसरी शख्सियत है नाज़रीन इस नोबल पीस प्राइज़ के लिए। इससे कबल डॉक्टर महारन बलोच को भी नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया है और इस वक्त डॉक्टर महारन बलोच भी जो हैं जेल में हैं और इमरान ख़ान साहब भी जेल में हैं। ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है नाज़रीन कि दुनिया जिन्हें रिकगनाइज़ कर रही है अमन का सफ़ीर के हवाले से, अमन का अवार्ड देने के हवाले से, और अमन के अवार्ड के लिए उन दोनों को नामज़द किया जा रहा है और हमारे यहाँ दोनों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, दोनों को रागा एजेंट कहा जा रहा है, दोनों को फितना कहा जा रहा है और दोनों इस वक्त जेल में हैं। ये अजीब हुस्न इत्तफ़ाक़ी इसको कह सकते हैं कि दुनिया में जो एक हमारा चेहरा है, जो हमारी शनाख्त है, दुनिया में जिनके नाम से हमें पहचाना जाता है। आप सोच सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामज़द किया जा सकता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड के लिए नामज़द किया जा सकता है। तो ये वो चेहरे नहीं है नाज़रीन के जिन्हें ये सोच भी नहीं सकते कि तारीख़ में कभी जो है इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है नामज़द किया जा सकता है। तो सबसे पहले नाज़रीन ये वीडियो मुलाहिज़ा कर लें कि इन्हें किसने नामज़द किया है इमरान ख़ान साहब को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, तो फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। I can now announce on the behalf of Partiet Centrum that in alliance with somebody who have the right to nominate a candidate to the Nobel, have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. Thank you. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। ये नॉर्वे की एक सियासी जमात है जिसके चेयरमैन हैं, ये सियासी जमात सेंट्रम के नाम से है, जिसके ये चेयरमैन हैं जिन्होंने इमरान ख़ान साहब को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है नामज़द किया है। आपको पता हो नाज़रीन, पता होना चाहिए कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ इनाम है ये स्वीडन और नॉर्वे यानी कि इनके इल्हाक से जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ की जो नामज़दगी है वो की जाती है। तो ये इनकी जानिब से इमरान ख़ान को नामज़द किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए और उन्होंने ये बताया है कि इमरान ख़ान साहब की जो अमन व अमान के लिए और जो जमहूरियत के लिए, जो इंसानी हुकूक़ के लिए पाकिस्तान में जदोजहद है, ये उसका समर है जिसके बायस जो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया। याद रहे नाज़रीन के अमेरिकन जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये नोबेल पीस प्राइज़ किसकी तरफ जाता है, लेकिन ये ही बहुत बड़ा एजाज़ है नाज़रीन कि हमारे पाकिस्तान के 2 लोगों को इसमें नामज़द किया गया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ बलूचिस्तान की। अख्तर जान मेंगल का जो लॉन्ग मार्च है वो रवां दवा है। इस वक्त जी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये लक पास का मकाम है नाज़रीन। ये तकरीबन कोई यहाँ से कोयटा 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, जहाँ पर उनका रास्ता रोका गया है। वहाँ के सहाफ़ियों की जानिब से जो रिपोर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पूरे कोयटा शहर में इंटरनेट सर्विस जैम कर दी गई है ताकि जो रियल टाइम फुटेजेस हैं वो शेयर ना किए जा सकें। जो इस लॉन्ग मार्च की जो स्ट्रेंथ है या जो लोगों की तादाद है वो ना दिखाई जा सके। सो लिहाजा इसलिए पूरा का पूरा जो है इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। और लक पास के मकाम पर अख्तर मेंगल साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर कंटेनर लगा कर रास्ते बंद किए गए हैं
اور وہاں پر ہی جو مظاہرین ہیں وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ناظرین کہ ان کے قافلے پر جو ہے خودکش حملہ ہوا ہے، کوئی خودکش حملہ آور جو ہے وہاں اس قافلے میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی نشاندہی پر جو ہے ان کے قافلے سے 2 لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو اس نے پسٹل نکال دی تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے لگا، تو اس کو ان 2 لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، جس کے بعد بلاسٹ ہو گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر خودکش بمبار تھا جس سے دھماکے سے پھٹ گیا، اور جس کے بعد ایک بڑے نقصان سے بچ گئے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین بلوچستان کی، وہاں کی امن و امان کی صورتحال، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو اپنی عید جو ہے جن کو گھروں میں کرنی چاہیے تھی، وہ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کے اوپر خودکش بمبار جو ہے دھماکے کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے ریاست کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے، فائرنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال بلوچستان کی ہے ناظرین۔ آگے بڑھتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نے حالیہ ایک بیان دیا ہے جس کی بہت چرچا ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرین کہ ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں، اور عید کے بعد جو ہے آپ کو ایک خوشخبری ملے گی، اور معاملات جو ہیں ایک پازیٹیو وے میں آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تو ان کا اشارہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ان کی بات چیت چل رہی تھی جس میں پیش رفت ہوئی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار اگر وہ لوگ بھی اگر اپنی بات سے مکرتے ہیں تو اس بار میں بھی انہیں ایکسپوز کروں گا مکمل طور پہ، کہ ہمارے درمیان جو ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جو باتیں ہوتی رہیں جس پر میں مسلسل پردہ ڈالتا رہا ہوں، اب وہ میں ایکسپوز کرتا ہوں۔ تو ناظرین یہاں پر اس خبر پر جو میرا تبصرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح جو ٹرک کی بتی ہے جس پر جو ہے پی ٹی آئی کو لگایا جاتا ہے، اس مرتبہ بھی وہی کچھ ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی متعدد بار ایسے رابطے جو ہے ان کو دیکھا، اور رابطوں کو بات چیت کے ذریعے جو ہے بڑھانے کی بات آگے کی، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ کچھ حوصلہ افزا نہیں نکلے، جس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کسی بھی صورت کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ تو جو علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان ہے، اس کو بھی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک وقت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو خان صاحب ہیں وہ بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا جھکنا بنتا بھی ہے ناظرین۔ وہ کیوں جھکیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے، 600 دن جو ہیں وہ جیل میں گزار رہے ہیں، جو ان کے اوپر سختیاں ہوئی ہیں، جو ان کے جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے کارکنان کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر انہوں نے کمپرومائز کرنا ہی تھا تو پھر 8 فروری کو کر لیتے، کہ جب انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں، جب انہوں نے اس وقت کمپرومائز نہیں کیا تو آج وہ اگر کمپرومائز کرتے ہیں تو ان کی سیاسی ساکھ میں باقی تو کچھ نہیں بچ جاتا۔ سو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کسی بھی حوالے سے کمپرومائز کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، نئی قانون سازی کے حوالے سے جو ہے اجلاس طلب کیے گئے ہیں سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا 7 اور 8 اپریل کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی قانون سازی تو پہلے ہو چکی ہے، اب کون سی قانون سازی ہے؟ تو ناظرین یہ ایک مرتبہ پھر جو ہے رپورٹڈلی ہمیں پتہ چلا ہے ہمارے ذرائع سے کہ جو نئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا سے ہمارے حکمران، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو میڈیا کے سیٹ ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ جو میڈیا کے سیٹ ہیں یہ خبر کو روک لیتے تھے، دبا لیتے تھے، تو ان کی جو مونوپولی تھی وہ چلتی تھی، لیکن اب یہ اگر کسی خبر کو دبا بھی دیتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر باہر آ جاتی ہے، لہٰذا جو ان کا اثر تھا وہ زائل ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ میڈیا کے سیٹ بھی بہت پریشان ہیں، حکومت بھی بہت پریشان ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ناظرین میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یہ آئینہ ہے۔ اگر آپ کا چہرہ بدصورت ہے تو آپ آئینے کو توڑیں یا آئینے کو تبدیل کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیں، آپ اپنے چہرے کو بہتر کریں۔ تو یہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 26ویں ترمیم کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، کیا اسی طریقے سے جو ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، پاکستان میں صحافیوں کے لیے جیسے کہ میں آپ کو مسلسل بتاتا آ رہا ہوں کہ دھرتی تنگ کر دی گئی ہے۔ پہلے فرحان ملک صاحب، پھر وحید مراد صاحب، اب یہ ان کے خیرپور سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ اے چوہان جو کہ ایک مقامی اخبار ہے روزنامہ ہمارا سماج، اس کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ایک خبر شیئر کی تھی جو خیرپور کے ایس ایس پی ہیں ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے، کس چینل سے ہوئی ہے، اور اس میں کتنی رشوت کی لین دین ہوئی ہے اور کیا معاملات ہوئے ہیں، اور جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے انہوں نے رپورٹ کیا ہے، اور یہ رپورٹ کرنا ان کا جرم بن گیا ہے، جس کی پاداش میں
SSP खैरपुर ने सरकार की मुद्दत में जो है थाना ए सेक्शन पर पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सो इस हवाले से नाजरीन जो सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं और सहाफ़ियों में जो है एक तशवीश की जो है लहर पाई जाती है। इस हवाले से नाजरीन आपको पता होगा कि जो हमारी यूनियंस हैं, जो हमारे सहाफ़ियों के इत्तेहाद हैं, उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि पीका कवानीन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया के लिए लाए गए हैं। सो लिहाजा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अब मैं उन सहाफ़ी तंजीमों से पूछता हूँ कि जी अब बताएं कि जी अब्दुल खालिक चौहान साहब कोई इमरान खान के हक़ में तो नहीं लिख रहे थे, वो तो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेवारियाँ जो हैं निभा रहे थे। और जो कुछ हुआ है खैरपुर में या उस SSP साहब की जिस तरीके से तैनाती हुई है और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उन्होंने तो उस पर रिपोर्ट किया है। अब उनके खिलाफ ये पीका एक्ट क्यों इस्तेमाल हुआ है? तो अब वो सहाफ़ती जो तंजीमें हैं जिन्होंने एक दिन का टोकन एहतजाज करके हर कोई अपने अपने घरों में जाके बैठ गया था कि जी ये कानून हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, तो अब उनसे सवाल बनता है कि उनको बताना चाहिए कि जी अब आप बताएं कि ये कानून आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नाज़रीन इस हवाले से जो खैरपुर के सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उनका ये मुतालबा है कि इस मुकदमे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और जो SSP हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा की जो एक तस्वीर है वो वायरल हो चुकी है। उन्होंने हुलिया तब्दील कर लिया है और हुलिया तब्दील करके वो घूम रहे हैं। आपको याद होगा नाज़रीन कि मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि कराची के एक जनाजे में उन्होंने शिरकत की थी जहां पर उनको किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। आपको याद होगा नाज़रीन कि इमरान खान साहब ने जो प्रेडिक्शंस किए हैं उनकी 99% जो प्रेडिक्शंस हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। वो कहते थे कि लोग इनको शादियों गमियों में नहीं बुलाएंगे, लोग इनसे के साथ रिश्तेदारी नहीं करेंगे, लोग इनका सोशल बाइकाट करेंगे, लोग इनसे मिलेंगे जुलेंगे नहीं। तो वो चीज़ें अब हमें होती हुई नज़र आ रही हैं कि अब काजी फ़ायज़ ईसा को जो है हुलिया तब्दील करना पड़ गया है, क्योंकि आम वो जो हुलिया था उनका, आम जो उसकी शनाख्त थी, उस शनाख्त के साथ वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में वो कहीं घूम फिर नहीं सकते। सो लिहाजा अब उन्हें हुलिया तब्दील करना पड़ा है। तो आप जब इक़्तिदार में होते हैं, जब आप कुर्सी पर होते हैं, तो आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, बाद में आपको हुलियत तब्दील करने पड़े, आपके साथ लोग सोशल बाइकाट जो है आपके साथ कर दें, आपके साथ बात करना कोई पसंद ना करे, हाथ मिलाना कोई पसंद ना करे। तो इससे बड़ी तज़लील कोई नहीं हो सकती। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।